नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, जहां आज उस राजनीतिक और सामाजिक सोच पर आपको दस्तक देनी है जो रहते भारत में है, हिंदुस्तान में है, लेकिन सोच अफगानिस्तान के माहौल जैसी रखते हैं। हमारे देश में आजादी के 74 साल बाद भी कायम उस सोच पर हमें दस्तक देनी है जहां लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र को हावी होने दिया जाता है। जिसकी लाठी होती है वो अपने हिसाब से कानून चलाने लगता है। 4 राज्यों की कहानियों की आज शुरुआत होगी, जहां मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर भीड़ पर अपना कानून चलाने का आरोप लगा। कानपुर में भीड़ खुद इंसाफ के लिए पीटती है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीड़ खुद को अदालत और पुलिस समझने लगती है। और राजस्थान के अलवर में सिर्फ घूंघट ना करने के विवाद पर पत्नी से लड़ाई में पति अपनी बेटी को मार डालता है। सामाजिक मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विज्ञान की एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि लोगों की तार्किक शक्ति के साथ सोचने की क्षमता उस समय कमजोर हो जाती है जब राजनीतिक सामाजिक सोच के विपरीत बातें होती हैं। और क्या इसीलिए मध्य प्रदेश के इंदौर में दावा है कि धर्म के नाम पर एक चूड़ी वाले को पीट दिया जाता है और फिर राजनेता भी भीड़ की पिटाई को कमजोर मुद्दा बताकर पिटने वाले को ही खटगरे में खड़ा करने लगते हैं। अफगानिस्तान से 5,582 किलोमीटर दूर जगह मध्य प्रदेश का इंदौर। सवाल है, क्या जिसकी लाठी उसका कानून? अगली बार उन्हें सोचना चाहिए कि इंदौर से वायरल हुआ ये वीडियो आपने जरूर पिछले 36 घंटे में कहीं देखा सुना होगा। जिसमें एक शख्स हाथ जोड़े जमीन पर भीड़ के सामने बैठा दिखता है। दावा है कि ये चूड़ी बेचने वाला है। पीले कुर्ते वाला ये आदमी, इसके साथ नारंगी शर्ट वाला शख्स दिखता है। आरोप है ये भीड़ को इस चूड़ी बेचने आए शख्स को पीटने के लिए उकसाने वाला है। करीब 2 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो में चूड़ी बेचने आए शख्स को पकड़कर झुंड बनाकर भीड़ पीटती है, घसीटती है। इंदौर के गोविंद नगर इलाके में पिटने वाले शख्स का आरोप है कि उसको पीटने की वजह उसका धर्म है। कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, कौन हो? हमने कहा हम सब मुसलमान है। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। इंदौर अपने स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और स्वच्छता के लिए मशहूर है, लेकिन उसी इंदौर में पहले चूड़ी बेचने आए शख्स का बैग खाली करा के उसे लुटवाया जाता है। बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ, जिसके नाम का है जो। आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा तू जीवन में, किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिक्कत जाना। अगली बार उन्हें सोचना चाहिए कि और फिर वायरल वीडियो के मुताबिक कुछ ही देर में पीले कुर्ते वाला शख्स और फिर नारंगी वाला, बाद में भीड़ इस चूड़ी वाले को पीट देती है। इंदौर में चूड़ी वाले का दावा है कि धर्म के नाम पर भीड़ तंत्र बनाकर पीट दिया गया। और भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की दलील अलग आती है। चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर, जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। जो प्रशासन ने मुझे जानकारी दी, बेटी को चूड़ी पहनाते, हाथ पकड़ते समय कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वहां से वो नाम तलाशा गया। जब गहराई में गए, आधार कार्ड देखे तो आधार कार्ड भी 2 निकले। ऐसा बताते हैं कि वो भी अलग चीज का था। और ये बातचीत तलखी में बदलती गई और मारपीट हुई। रिएक्शन पर मत जाइए, आप एक्शन पर जाइए कि व्यक्ति ने नाम क्यों बदला। ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने और आपने तो नाम नहीं बदला अपना। क्या इल इंटेंशन था चूड़ी बेचने वाले का कि वो नाम बदल रहा है? क्यों बदला उसने नाम? दिक्कत यही आ जाती है कि हम जो रिएक्शन है उस पर बातचीत करने लगते हैं, तो जो एक्शन है उस पर जो जांच होनी है और उस पर जो कार्रवाई है वो मध्यम हो जाती है। इस देश की दिक्कत ये आ गई है कि हम रिएक्शन जो हुआ वो सही है गलत है उस पर बाद में चर्चा करिए, पर सबसे पहले जो एक्शन हुआ है उस व्यक्ति ने नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। तो अब आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि मंत्रियों के मुताबिक
क्या चूड़ी वाले को किसी लड़की या महिला को चूड़ी पहनाते वक्त भ्रम की स्थिति यानी छेड़खानी के आरोप में पीटा गया? क्या ये सच है कि भीड़ ने चूड़ी वाले को अपना नाम और धर्म छिपाने पर पीटा? क्या चूड़ी वाले ने किसी गलत मकसद से अपना नाम और धर्म छिपाया था? और अगर ये दावे मंत्रियों के सच्चे नहीं, तो क्या भीड़ ने माहौल को बिगाड़ते हुए सिर्फ धर्म के आधार पर एक शख्स को भीड़ बनाकर लोकतंत्र में भीड़ तंत्र को जन्म देकर पीट दिया? इस सवाल का जवाब तो 150 सेकंड के उस वायरल वीडियो को देखने से पहले ही मिल सकता था, जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि भीड़ आईडी कार्ड मांगने के नाम पर या फिर छेड़खानी की शिकायत पर पिटाई की बात करती है, या फिर भीड़ का मकसद सिर्फ धर्म के नाम पर पीटने का ही था। इस वायरल वीडियो को शुरू से देखने पर सबसे पहले पीले कुर्ते वाला मारता नजर आता है, फिर नारंगी कपड़ा पहने ये शख्स भी पीटता है, फिर कई लोग पीटते हैं। लेकिन आई कार्ड मांगने की बात वीडियो में 1 मिनट 22 सेकंड के बाद आती है, जिसमें काली शर्ट वाला शख्स कहता है, इसके बाद लोग पीटते हैं और थोड़ी देर बाद फिर आकर सुनाई पड़ता है, इस वीडियो को देखने पर ही ये पता लग जाता है कि आरोपी पीटने का काम पहले शुरू करते हैं और आई कार्ड बाद में मांगते हैं। तो क्या आईडी कार्ड सही ना दिखाने पर पीटने का जो दावा मंत्री कर रहे हैं, उस दावे में कोई सच्चाई नहीं है? इस सवाल की वजह है इंदौर के आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा का बयान, जो कहते हैं कि पिटने वाले तस्लीम के पास बाद में जांच के दौरान 3 आईडी में कुछ अंतर मिले हैं। इस बयान को सुनकर आप समझ पाएंगे कि पहले ही भीड़ ने आईडी कार्ड तस्लीम का नहीं देखा था। इसमें एक और तथ्य सामने आया कि फरियादी के भी पास जो परिचय पत्र मिला, उसमें 3 अलग अलग परिचय पत्रों में उसमें भिन्नता पाई गई। उसमें मुख्य तौर पर उसमें जो पहचान से संबंधित जो कई तथ्य हैं उसमें अलग अलग है। पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। सवाल सीधा सा ये है कि जब आईजी इंदौर तस्लीम के पहचान पत्रों में अंतर की बात पर जांच की बात ही कह रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्यों तस्लीम के पहचान पत्र को मुद्दा मानते हैं, न कि भीड़ तंत्र के जन्म और भीड़ के हाथों युवक की पिटाई को? लड़के पे कार्रवाई, जो पिटा है उस पे कार्रवाई, जो पीड़ित है। पिटा और पीटने की बात नहीं है, वो गलत कर रहा था भाई। आप अगर जाति छुपाओगे, मैं अगर जाति छुपाऊंगा, वो गलत है। आधार कार्ड 2-2 मिलेंगे, गलत है। जो गलत है उस पर तो कार्रवाई कहो ना। दिक्कत यही आ जाती है कि हम जो रिएक्शन है उस पर बातचीत करने लगते हैं, तो जो एक्शन है उस पर जो जांच होनी है और उस पर जो कार्रवाई है वो मध्यम हो जाती है। इस देश की दिक्कत ये आ गई है कि हम रिएक्शन जो हुआ वो सही है गलत है उस पर बाद में चर्चा करिए, पर सबसे पहले जो एक्शन हुआ है उस व्यक्ति ने नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? मतलब जिसे भीड़ पीट देगी उस पर मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक सही है या गलत, इस पर भी चर्चा बाद में होगी। जबकि इंदौर का भीड़ तंत्र इस तरह पीटना चाहता था कि युवक के शरीर पर निशान तक ना आए। इंदौर में भीड़ तंत्र ऐसे पीटना चाहता था जिसमें पीटने वालों के चेहरे ना दिखें। चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर, जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। अफसोस की बात है कि नरोत्तम मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन अपना धर्म की तख्तियां अब लटका के धंधा करेगा कि मैं इस धर्म का हूं, ये धंधा बेच रहा हूं? ये देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? इंदौर में जो हुआ, पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की। 3 में से 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसे भीड़ तंत्र को रोकना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक पक्ष अगर अफगानिस्तान की तरह खुद को ही सत्ता मानकर अपने हिसाब से कानून बनाकर गली मोहल्ले में भीड़ तंत्र को स्थापित करेगा, तो उसी आधार पर दूसरा पक्ष भी भीड़ बनकर जुट जाएगा, जिसे संभालने के लिए पुलिस को रोड पर मार्च करना पड़ता है।
ऐसे में जितना जरूरी है भीड़ को पीटने के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई की जाए, जितना जरूरी है कि शहर में इसके बाद भीड़ को जुटाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, उतनी आवश्यकता है सरकार में अहम पदों पर बैठने वाले अपनी जिम्मेदारी समझे, न कि धर्म को राजनीति का औजार बनने की खुली छूट दे। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। और अब आप दीजिए अगली दस्तक, जहां 3 राज्यों की 4 कहानी से आपको पता चलेगा कि आखिर कानून पर भरोसा कम करके जनता क्यों भीड़ तंत्र में विश्वास करने लगती। कानपुर उत्तर प्रदेश, भीड़ एक युवक को पीट देती है। ये ज्यादा मन में दादा मारन दे। दो नंबर लगा। अरे रुक जाओ। कानपुर देहात की ये तस्वीरें हैं। भीड़ एक नशे में धुत युवक को किसी बात पर विवाद के बाद घेरती है, पीटना शुरू करती है। मारन दे चुप रहा, मारन दे। चंद्रपुर महाराष्ट्र, झाड़ फूक के आरोप में दलितों की पिटाई। हाथ बंधे हैं, बांस के खंभे से बांधकर बुजुर्ग को टांग दिया। दूसरी तस्वीर में महिला को भी रस्सी से बांध दिया है और बांस से टांग दिया। तीसरी तस्वीर, एक और बुजुर्ग महिला को बांधकर टांग दिया जाता है। चौथे बुजुर्ग को इतना पीटा कि वो बेसुध जमीन पर पड़े हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आती हैं, जहां 7 लोगों को भीड़ ने झाड़ फूक करने के शक में पकड़ा। फिर भीड़ खुद इंसाफ करने लगती है, पीट देती है। अमरोहा उत्तर प्रदेश, चोरी के शक में युवक की पिटाई। भैया देखो मोटर बता भैया, एक बार तो मोटर बता बताता हूँ भाई। मोटर बता। ऐसी तस्वीरें अब देश के कई राज्यों से लगातार आपके मोबाइल तक जरूर आती होंगी, जहां चोरी के आरोप में किसी को पकड़कर भीड़ खुद पुलिस और जज बन जाती है, पीटना शुरू कर देती है। यार मेरी बात सुन ले पहले, एक बार पहले मेरी बात सुन भैया। मोटर बता। अलवर राजस्थान, पत्नी के घूंघट न करने पर बेटी की हत्या। पुलिस की गिरफ्त में ये 2 शख्स बैठे हैं, जिनमें से एक ने पत्नी के हाथ से तब विवाद में बेटी को छीनकर नीचे फेंक दिया, जब सिर्फ घूंघट न करने को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ। घूंघट नहीं निकालने की बात को लेकर उससे झगड़ा किया कल शाम को। उस झगड़े के दौरान उसने उसकी बच्ची को एक थप्पड़ मारा, झगड़ा बढ़ गया। झगड़े बढ़ने के दौरान उसने गुस्से में अपनी बच्ची को ऊपर से फेंक दिया। इसकी वजह है समाज में अब भी रूढ़िवादी दकियानूसी मान्यताओं को शिक्षा के दम पर खत्म न कर पाना। लेकिन भीड़ के ही खुद पुलिस और जज बन जाने का कारण है राजनीति और पुलिस पर घटता भरोसा। 2020 में इंडिया टुडे के सर्वे में ही 50% लोगों ने नेताओं को देश में सबसे भ्रष्ट माना। 19% लोगों ने पुलिस कर्मियों को करप्शन खोर कहा, जबकि 12% की सोच में सबसे भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी होते हैं। लोकनीति CSDS के सर्वे में ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि सिर्फ 5% लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं। 4.8% लोग अपना भरोसा सरकारी अधिकारियों पर दिखाते हैं। राजनेताओं पर तो जनता का भरोसा -1.75% है। संभव है कि इसी कारण लॉजिक की जगह
धर्म और जाति के राजनीति के मैजिक में फंसी जनता भरोसे की कमी की वजह से खुद ही भीड़ बनकर अपना इंसाफ करने निकल पड़ती है। जरूरी है कि इसी भीड़ तंत्र पर दस्तक दी जाए। आज तक ब्यूरो। और अब उस राजनीतिक दस्तक की खबर जिसमें जाति के वोट की लाठी अपने हाथ रखकर सत्ता का कानून अपने हिसाब से चलाने की राजनीति जोर मार रही है। आज बिहार से 10 दल आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जातीय जनगणना की मांग रखी, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पूरे देश के जाति जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। वो स्पष्ट रूप ने कहा कि वो जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। 10 दलों के नेता और 40 मिनट की बैठक। मुद्दा 1, देश में जाति के आधार पर जनगणना की जाए। देश में 1931 तक जाति के आधार पर एक नागरिक की गिनती होती रही। 1941 में भी जाति पूछकर जनसंख्या गिनी गई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं हुआ। यानी 90 साल पुराने डेटा पर देश में जाति के आधार पर आबादी का गणित चला आ रहा है। अब राजनीति में एक दूसरे के मौजूदा विरोधी नीतीश और तेजस्वी समेत बाकी दल के नेता जब प्रधानमंत्री से मिलकर भारत में जाति के आधार पर जनता की गिनती करने की मांग करके आते हैं, तो दलील जाति पूछकर जनगणना के नतीजों के आधार पर पिछड़े वर्ग के विकास की करते हैं। एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सबकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा, तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। क्या सच यही है कि अगर केंद्र सरकार देश में जाति आधारित आबादी की गणना करा दे, तो आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्ग की सही संख्या पता चलने पर उनका विकास राजनेता नई नीतियां बनाकर करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब के लिए हम चुनावी राजनीति पर गहन रिसर्च करने वाली संस्था CSDS में लोक नीति के सह निदेशक संजय कुमार के पास पहुँचे। निशाना तो है वोट बैंक। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ किसी समुदाय के लोगों के एक तरह से डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले, अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं तो दिखाने वाले दांत ये है कि भाई हम तो एक समुदाय के लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब जनगणना होगी, आंकड़े सामने आएंगे, तो सरकार पर यह दबाव डाला जाएगा कि जो तमाम तरह की नीतियां हैं इनके लिए इस तरह से निर्धारित की जाएं जिससे इस समुदाय के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो। लेकिन निशाना कहीं और है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। ये पार्टियां ओबीसी वोट्स को मोबिलाइज करने में सक्सेसफुल होंगी। इस बात को समझने के लिए याद करिए 90 का वो दशक जब मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। ये वो वक्त था जिसके बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों के तौर पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में कई क्षेत्रीय दल पिछड़े वर्ग के वोट से मजबूत होते गए। 1996 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट मिला, बीजेपी को 19%, वहीं क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49% ओबीसी कोटे के वोट हासिल हुए। 2009 तक ओबीसी वोट की स्थिति बंटवारे में देश की ऐसी ही रही, जब कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट, बीजेपी को 22% और क्षेत्रीय दलों को 42% पिछड़ा वर्ग वोट देता रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट का गणित बदल गया, जब कांग्रेस के खाते में ओबीसी वोट 15% आया। बीजेपी के खाते में पिछड़े वर्ग के मतदाता रॉकेट की तरह छलांग लगाकर 44% हो गए, और समाजवादी पार्टी आरजेडी समेत ओबीसी वोट के अब तक के मुख्य प्राप्तकर्ता रहे क्षेत्रीय दलों के खाते में देश में सिर्फ 27% वोटर आए। तो क्या इसी कारण नीतीश, तेजस्वी समेत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दूसरे
राज्यों के दल जाति के आधार पर जनगणना की मांग करके ओबीसी आबादी की ताकत का सही गणित जानना चाहते हैं, ताकि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाए और बीजेपी को शिफ्ट होते पिछड़े वर्ग के वोट को वापस मोबिलाइज किया जा सके। निश्चित रूप से फायदा ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया, जिन लीडरों का आपने जिक्र किया, इन सब का जनाधार एक कोर सपोर्ट बेस ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी के लोग इन पार्टियों के लिए जबरदस्त वोट करते रहे हैं। तो जैसे ही इनकी संख्या सामने आएगी, इसके इर्द गिर्द राजनीति शुरू हो जाएगी। तो जनगणना जब होगी, जब ये आंकड़े आएंगे, तो मुझे लगता है इन पार्टी के नेता इस बात की पुरजोर कोशिश करेंगे कि ये जो कैप है सुप्रीम कोर्ट का कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो, इसी के लिए 27.5 पर फिक्स किया गया है, इसके इर्द गिर्द राजनीति होगी और इन पार्टियों को फायदा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार अब तक कई बार जातीय जनगणना की किसी भी तैयारी से साफ इनकार कर चुकी है और बीजेपी को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय दलों के पास फिलहाल जात के नाम पर जनता की गिनती की मांग ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या 31 अगस्त के बाद तालिबान और अमेरिका के दोस्तों में नए सिरे से लड़ाई होने जा रही है? इस सवाल का कारण है तालिबान की ताजा धमकी। आप जानते हैं कि अमेरिका समेत नेटो के सदस्य देश काबुल से अपने अपने नागरिकों और सैनिकों को निकाल रहे हैं। अमेरिका साफ कह चुका है कि वो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से चला जाएगा, लेकिन इस बीच तालिबान ने अमेरिका और नाटो देशों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देने की धमकी दे डाली है। तालिबान ने यह साफ कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फ्रांस ने तालिबान को इसका जवाब दिया और कहा है कि वो 31 अगस्त के बाद भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालेगा और अगर तालिबान ने उसके काम में रुकावट डाली तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट, हजारों की भीड़, जिसमें हर किसी को एयरपोर्ट की इस दीवार के पार नई जिंदगी दिख रही है। इसीलिए बूढ़ा हो या जवान, सबके पास तालिबान से बचने का यही रास्ता बचा है। इसीलिए कटीली बाढ़ से लेकर पानी तक की बाधा अफगानिस्तान के लोगों को नहीं रोक पा रही। सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान को तालिबान से कौन बचाएगा? काबुल एयरपोर्ट की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें एयरपोर्ट की दीवार पर एक अमेरिकी सैनिक खड़ा है। उसके सामने ये वो भीड़ है जो एक पल भी काबुल में रुकना नहीं चाहती। अचानक ये विदेशी सैनिक भीड़ से एक बच्ची को गोदी में उठाता है और उसे अपने साथी को थमा देता है। कुछ देर बाद ये ऐसा दोबारा करता है। इस बार बच्ची की जगह एक छोटा बच्चा होता है, जिसे देखते ही देखते ये सैनिक अपनी शरण में ले लेते हैं। सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के लोग तालिबान से दूर कैसे जाएंगे? काबुल एयरपोर्ट की इन तस्वीरों ने दुनिया को अच्छे से समझा दिया है कि अफगानिस्तान के लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। उनकी इस मुसीबत को तालिबान बढ़ा रहा है, जो एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे खड़े इन लोगों पर कोड़े बरसाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ता। ये देखिए, कहने की जरूरत नहीं है कि तालिबान नहीं चाहता कि लोग उसके शिकंजे से बाहर निकले। इसीलिए उसके आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट से लोगों को अक्सर भगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखिए कैसे तालिबानी आतंकवादी लोगों को घर लौटने के लिए धमका रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के आतंकवादी बंदूक की बट, डंडा और बेल्ट से लोगों को मारकर भगा रहे हैं। बाकायदा तालिबानी दहशतगर्द लाउड स्पीकर से लोगों को घर लौटने की चेतावनी दे रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की नजरें आसमान से उतरने वाले इन हवाई जहाजों पर टिकी है, जो उनके बचने की आखिरी उम्मीद है। जैसे ही कोई विमान काबुल एयरपोर्ट पर उतरता है, लोग उत्साहित हो जाते हैं। एयरपोर्ट की ऊंची दीवारों पर कई दिनों से बैठे ये लोग अपनी तकलीफ भूल जाते हैं, वो उम्मीद से भर जाते हैं। लेकिन काबुल से बाहर निकलने की इस आशा को तालिबान ने जल्द खत्म करने का ऐलान किया है। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि वो जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चला जाए। तालिबान ने अमेरिका को धमकाया है कि अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ दे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान ने यह भी कहा है कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर नहीं चला जाता, वो सरकार नहीं बनाएगा। सरकार बनाने की शर्त का अमेरिकी सेना की वापसी से जोड़ना ये बताता है कि तालिबान को काबुल एयरपोर्ट से लोगों को बचकर निकलना बिल्कुल भी नहीं भा रहा। इसीलिए वो अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए उसे धमकी दे रहा है। तालिबान बड़ी चेतावनी दे रहा है अमेरिका को और ब्रिटेन को, कहा कि किसी भी हालत में 31 अगस्त की डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करना। यानी दूसरे लफ्जों में इशारे में कह रहा है कि अगर आपने 31 अगस्त से ज्यादा डेडलाइन एक्सटेंड की तो तालिबान जो है अमेरिका और ब्रिटिश ट्रूप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता और कुछ भी कर सकता है। इस समय बाइडेन की सरकार जो है बैकफुट पर है। तालिबान चाहता है कि 31 अगस्त तक उसकी सरकार अफगानिस्तान में बन जानी चाहिए। इसलिए वो बार बार अमेरिका को कह रहा है कि वो 31 अगस्त की तारीख पे अमल करे और उससे ज्यादा रहने की सोचे ना। और आज जब पूरे काबुल के ऊपर तालिबान के पूरा कंट्रोल हो चुका है, तालिबान को लगता है कि 31 अगस्त तक वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की डेडलाइन जुड़ी है, जिसे आगे बढ़ाने को लेकर जो बाइडेन भी तैयार नहीं है। Last week has been heartbreaking. We've seen gut-wrenching images of panicked people acting out of sheer desperation. You know, it's completely understandable. They're frightened. They're sad, uncertain what happens next. I don't think any one of us can see these pictures and not feel that pain on a human level. Now we have a mission to complete in Afghanistan. It's an incredibly difficult and dangerous operation for our military. We have almost 6,000 of America's finest fighting men and women at the Kabul airport. अमेरिका के जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ने की एक बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की ये पीड़ा है, जिसमें अफगानिस्तान के ये लोग अमेरिकी सेना और तालिबान के आतंकवादियों के बीच सैंडविच बन गए हैं। काबुल में तालिबान इन लोगों को भगाने और डराने के लिए दिन रात हवाई फायरिंग करता रहता है। जैसे ये तस्वीर देखिए, जिसमें तालिबानी आतंकवादी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। तालिबान की यह हरकत लोगों को इतना परेशान कर देती है कि वो एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रनवे के करीब जाने पर अमेरिकी सेना उन्हें खदेड़ देती है। लेकिन सोमवार तड़के ये फायरिंग तब जानलेवा हो गई जब नॉर्थ गेट पर अफगान गार्ड्स और अज्ञात हमलावरों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कई अफगान नागरिक घायल हो गए। जर्मन सेना ने ट्विटर पर बताया कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर सुबह 4:13 पर अफगान गार्ड्स और अज्ञात हमलावरों के बीच फायरिंग हुई। इसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस संघर्ष में अमेरिका और जर्मनी के सैनिक भी शामिल हो गए। ये हमला किसने किया, इस बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर बैठे लोगों की असल चिंता 31 अगस्त को जाने का अमेरिकी ऐलान है, जिसे बदलने की मांग शुरू हो गई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाने की बात कही है। माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में सेना को रोकने के लिए कहेंगे, ताकि लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकालने के लिए और समय मिल सके। अमेरिका के जाते ही काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा। ऐसा होते ही जो तालिबान अभी हवाई फायरिंग कर रहा है, वो लोगों के सीने में गोली उतारने से नहीं झुकेगा। यही बात सारी दुनिया को खाई जा रही है।
आज तक ब्यूरो। तालिबान की धमकी और काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की लाचारी आपने देख ली, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने की इतनी जल्दी क्या है, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश बार बार ये कह रहे हैं कि डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का डर है। पिछले हफ्ते भर से काबुल एयरपोर्ट अफरा तफरी का दूसरा नाम बन गया है। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ में कभी भी गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। एयरपोर्ट के जर्रे जर्रे में मौत की आहट है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं हैं, तो बाहर तालिबान के आतंकवादी घूमते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर क्यों 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से चला जाना चाहता है। इस सवाल का जवाब बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल अमेरिका को तालिबान से ज्यादा ISIS के नाम के आतंकवादी संगठन से खतरा है, जो एयरपोर्ट के बाहर मची इस तबाही का फायदा उठाकर कभी भी बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। But we're under no illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban, and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. बगदादी की मौत के बाद ISIS खत्म नहीं हुआ है। वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान में कदम रख चुका है। ISIS-K का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट खोरासान है, जिसका हेडक्वार्टर काबुल में है। ISIS-K के स्लीपर सेल लगातार एक्टिव हैं और अमेरिका को शक है कि वो कभी भी अमेरिकी सेना और उनके विमानों को निशाना बना सकते हैं। इसी बात ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है, जिसके अब भी हजारों सैनिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।